अगर आज आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपके लिए ग्रामर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ग्रामर क्या होता है? सबसे पहले हम ग्रामर को देख लेते हैं कि ग्रामर इटसेल्फ है क्या। ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स इन अ लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे उर्दू ग्रामर भी हो सकता है, अरेबिक ग्रामर भी हो सकता है। सो ग्रामर क्या होता है ब्रॉडर कंसेप्ट में कि ये सेट ऑफ रूल्स इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स होगा। ग्रामर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। इसको लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं। सो सबसे पहले इंग्लिश में जब आप लर्न करते हैं तो सबसे पहले आपका वास्ता जो है लेटर्स से पड़ता है। लेटर्स क्या होते हैं? साउंड्स होती हैं। आगे चल के हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में लेटर्स होते हैं और वो मिलके मॉर्फीम्स बनते हैं। मॉर्फीम से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स से फ्रेजेस बनती हैं और फ्रेजेस से क्लॉजेस और क्लॉजेस से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस जब जॉइन होते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाते हैं। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है जो आपने अभी देखा। और इनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लेटर्स क्या हैं, मॉर्फीम्स क्या है, वर्ड्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, सेंटेंसेस क्या है और पैराग्राफ क्या है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपके लिए ग्रामर को समझना आसान हो जाता है। बढ़ते हैं सबसे पहले लेटर्स की तरफ। लेटर्स क्या हैं? Letters, it refers to a basic unit of a written language, usually representing a sound. ये लेटर्स जो होते हैं, जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स सीखे थे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे जो हैं 26 ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब ये जो हैं ये रिटन लैंग्वेज में बेसिक यूनिट कहलाते हैं और ये कोई ना कोई साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स, जो बेसिक यूनिट होते हैं रिटन लैंग्वेज में और यूजली कोई ना कोई ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, बेसिक यूनिट होगी, लेकिन ये मीनिंग की बेसिक यूनिट होगी, कोई ना कोई ये मीनिंग दे रही होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एक वर्ड है स्मॉलर, अब इसमें दो मॉर्फीम है। एक मॉर्फीम इसमें स्मॉल है और एक इसके साथ जो ई आर अटैच हुआ है ये भी एक मॉर्फीम है। सो देयर आर टू मॉर्फीम्स इन दिस वर्ड स्मॉलर। और टू मॉर्फीम कौन कौन सी हैं? एक मॉर्फीम जो इसके अंदर है उसको हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। फ्री मॉर्फीम क्या है? फ्री मॉर्फीम जो होती है वो स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर लेती है। जैसे सवाल है, अब सवाल को देखें, आप इसको जहाँ पे भी लिख लें ये खुद इटसेल्फ भी मीनिंग दे रहा है। तो स्मॉल जो है वो इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है, जबकि इसके साथ जो ई आर लगा है ये बाउंड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इट डज नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली और ये स्टैंड भी नहीं कर सकता। जैसे ई आर आप अलग से लिखते हैं किसी जगह पे तो ये स्टैंड नहीं कर सकता है। अब इसको स्टैंड करने के लिए साथ फ्री मॉर्फीम की ज़रूरत होती है और जब ये फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये मीनिंग देते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। द फर्स्ट वन इज फ्री मॉर्फीम दैट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली and the bound morpheme that does not stand independently. Basically morpheme क्या है? It's a basic, it's the smallest unit of meaning. So morpheme और letters को आपने अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद क्या है? morpheme के बाद words। अब morpheme समटाइम खुद से word भी होती है और morpheme मिलके भी words बनते हैं। वर्ड्स आर कंसिडर टू बी बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज और ये लैंग्वेज की बेसिक यूनिट होती है। मॉर्फीम मीनिंग की हमने पढ़ी थी और ये लैंग्वेज भी, किसी की भी लैंग्वेज की जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। जैसे क्रिकेट है, प्ले है, अली है, ये सारे जो हैं वर्ड्स हैं। और वर्ड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो लेक्सिकल वर्ड्स होंगे या फंक्शन वर्ड्स होंगे। अब लेक्सिकल वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं? आपने पहले लेक्सिकल वर्ड्स को समझना है। लेक्सिकल वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में मेन कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इनको हम कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेन इंफॉर्मेशन होती है, जो सेंटेंस की मेन इंफॉर्मेशन होती है वो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। और इसकी कैटेगरी भी मैंने की है, जैसे नाउन इसमें होते हैं, वर्ब, कौन से वर्ब? मेन वर्ब इसमें होते हैं, फिर एडवर्ब भी होते हैं और
एडजेक्टिव भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लेक्सिकल वर्ड्स में होंगी। और फंक्शन वर्ड्स जो हैं, फंक्शन वर्ड्स जैसे नेम से शो कर रहा है कि ये कोई ना कोई सेंटेंस में फंक्शन शो कर रहे होते हैं, ये फंक्शन शो कर रहे होते हैं सेंटेंस में। इसमें आर्टिकल आते हैं, वर्ब, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो है वो लेक्सिकल वर्ड्स में होगी और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो फंक्शन वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, ये सारे जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये आगे चल के हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें। अच्छा, वर्ड्स के बाद क्या है, फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है जी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी उससे अगला स्टेप है ना। ये वर्ड्स हमने पढ़ा कि क्या है, वो लैंग्वेज के बेसिक यूनिट हैं। तो अब वर्ड्स जब मिलते हैं आपस में तो वो फ्रेजेस बना देते हैं। और फ्रेजेस जो हैं, इट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग एलान। ये अलग से अगर हो तो कोई मीनिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर ये सेंटेंस में हो तो फिर ये कंप्लीट सेंस देंगे। सो डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इंडिपेंडेंटली ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब जो बुक है वो ऑन द टेबल, यहाँ पे ये जो ऑन द टेबल है इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्या है, ये फ्रेज है। अगर आप एक सेकंड के लिए द बुक इज को रिमूव कर दें, सो ओनली ऑन द टेबल जो है, इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस। सो कंप्लीट सेंस के लिए इसको पूरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट जो है ये भी फ्रेज है। सो ये जो फ्रेज है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है, लेकिन it does not convey full meanings alone and it does not make complete sense. So phrases को आपने ऐसे याद रख लेना है कि ये जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते। इसी तरह से दी ब्लू बर्ड्स बिलोंग टू मी। अब ब्लू बर्ड्स अगर बिलोंग टू मी को काट दें, रिमूव कर दें, तो ब्लू बर्ड जो है वो ऑनली जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ कि क्लास क्या है। क्लास जो है उसमें दो चीज़ें होंगी। क्लास कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें दो चीज़ें होंगी जिसको आपने समझना है। एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ एन एक्शन कहेंगे, यानी काम करने वाला या एक्शन करने वाला जो है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। और प्रेडिकेट किसको कहेंगे, इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो होगा वो सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी द प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब दी प्लेयर्स जो है इसमें सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहे हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन है। और आर प्लेइंग फुटबॉल जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट द प्लेयर्स आर डूइंग। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आर प्लेइंग फुटबॉल इसमें प्रेडिकेट है, दी प्लेयर्स जो है इसमें सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, हम क्लॉज कहते हैं। अंडरस्टैंड? So in the next sentence, you can see the cat is drinking milk. The cat is subject and is drinking milk is predicate. So both subject and predicate make clause. उसके बाद आपने ये समझना है कि जो क्लास है वो उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक डिपेंडेंट क्लास होगी। इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब आप सेंटेंसेस को समझेंगे तो उसमें जो टाइप्स हैं उसकी, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास वहाँ पे रोल प्ले करेगी। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लास को देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जैसे नेम से शो हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, जैसे जो किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो, जो किसी पे इनसार ना कर रहे हो, किसी पे मुनसर ना हो। सो इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये जो है कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एंड स्टैंड्स अलोन एज अ सेंटेंस। ये एज अ सेंटेंस भी जो है वो क्या कर सकता है, स्टैंड कर सकता है इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग कॉफ़ी ऑन द बालकनी मेक्स मी हैप्पी। अब ये जो है कंप्लीट सेंटेंस है, हमें पढ़ के अंडरस्टैंड भी हो गया, कंप्लीट थॉट भी है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। सो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जांपल है। फिर है द बेबी इज़ क्राइंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ क्राइंग प्रेडिकेट है। तो बोथ दीज टू मेक्स इंडिपेंडेंट क्लास।
ये दो हैं, ये दोनों मिलके इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्यों? बिकॉज इट गिव्स अस अ कंप्लीट थॉट। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अब मीनिंग जो है वो सेंटेंस का वो मीनिंगफुल है। जब मीनिंगफुल होगा तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट कहते किसको हैं? आपने पहले डिपेंडेंट को समझना है। डिपेंडेंट उसको कहते हैं जो खुद से स्टैंड ना कर सकता हो, जो किसी पे मुनहसर हो, जो खुद से कंप्लीट मीनिंग ना दे रहा हो, डिपेंडेंट वो होता है। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये जो है इंडिपेंडेंट के अपोजिट है कि ये एक तो ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता है, दूसरा एज अ सेंटेंस ये स्टैंड भी नहीं कर सकता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको आपने याद रखना है कि ये एज अ सेंटेंस स्टैंड भी नहीं कर सकता है। सो इट नीड्स इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको कंप्लीट सेंस तो देना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। अब कंप्लीट सेंस के लिए किसी और की ज़रूरत होगी। अब जाहिर सी बात है जो लोग डिपेंडेंट होते हैं उनको इंडिपेंडेंट लोगों की ज़रूरत होती है। सो जब इंडिपेंडेंट की ज़रूरत होगी तो उसको वो कंप्लीट सेंस देगा, और इंडिपेंडेंट जो है इस डिपेंडेंट क्लास के साथ अटैच होके हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे हम देखते हैं इस सेंटेंस में व्हेन द सन सेट्स। अब व्हेन द सन सेट्स जो है, इस अगर इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमूव कर दें, द स्टार्स कम आउट, इसको रिमूव कर दें, जस्ट हो व्हेन द सन सेट्स, इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट क्लास। अब इसके साथ जो अटैच हुआ है द स्टार्स कम आउट, द स्टार कम आउट जो है उसको हम क्या कहते हैं? इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके हमें एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। तो उस डिपेंडेंट क्लास को आपने यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि डिपेंडेंट क्लास क्या है। दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट and that cannot stand alone as a sentence, and it needs independent clause to make sense. इसकी और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल स्टे एट होम। अब इफ़ इट रेन्स जो है वो क्या है? आप कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं है। इफ़ इट रेन्स टुडे, जस्ट इसको देख लें, अगर आज बारिश होती है। अब दिस इज द सेंटेंस दैट डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। अब जब कंप्लीट सेंस ना दे तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। सो ये फर्स्ट वन जो है वो डिपेंडेंट है, एंड आई विल स्टे एट होम इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। बिकॉज ही वॉज इल जो है वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। और ही डिड नॉट कम टू स्कूल ये क्या है? ये क्या है? इसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। यानी ये जो बिकॉज है, बिकॉज ही वॉज इल, इसको डिपेंडेंट बोलेंगे, और ही डिड नॉट कम टू स्कूल इसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। और जो इंडिपेंडेंट है उसको आपने समझ लेना है कि ये स्टैंड एलान कर लेती है, और ये जो है एलान स्टैंड नहीं कर सकती है डिपेंडेंट क्लास। So this is all about dependent and independent clause, which are the types of clause. क्लास के बाद क्या होता है जी? सेंटेंस। आपने सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन ये एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। आपने पीछे पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को एक्चुअली सेंटेंस ही बोलते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास में हमने पढ़ा था कि इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। सो जो सेंटेंस होगा उसको भी हम सेम लेंगे। जो इंडिपेंडेंट क्लास को हमने पढ़ा, सेंटेंस को भी सेम वही लेंगे कि ये जो है इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी कोई सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा से कैपिटल रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल The boy kicks the ball। अब ये जो है मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट है कि यहाँ पे कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। फिर है ही इज पेंटिंग द वॉल। अब वॉल को वो पेंट कर रहा है, यहाँ पे भी मीनिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, और कंप्लीट थॉट भी दे रहा है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस।
सेंटेंस जो है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस जो है इसमें एक इंडिपेंडेंट, अभी मैंने आपको पीछे कहा था कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को माइंड में रखना है कि ये क्लासेस क्या होती हैं। सो इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास। जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। फॉर एग्जांपल, शी टेक्स टी, लाहौर कलंदर वोन द PSL 10। अब इसमें देखें कि ये कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट सेंस है और इसको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास। और जब एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है हमने पहले पढ़ा था, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, एज अ सेंटेंस वो एलान जो है वो स्टैंड कर लेती है, दे प्ले हॉकी जैसे। और डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्लास नीड्स इंडिपेंडेंट क्लास टू गिव सेंस, इसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है डिपेंडेंट को। जैसे इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, इफ़ इट रेन्स जो है ये डिपेंडेंट क्लास है एंड आई विल स्टे एट होम ये इंडिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट टाइप जो है सेंटेंस की वो कंपाउंड है। कंपाउंड जैसे दो को कहते हैं। कंपाउंड में क्या होता है जी, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। कंपाउंड में क्या होगा, there are two independent clauses in compound sentence that will be joined by coordinating conjunction, adverbial conjunction और semicolon। तीन चीज़ों से ज्वाइन होके कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तीन चीज़ों से ज्वाइन होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर आप याद रख लेते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है आपको समझ आ जाएगी। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये फेन बॉयज़, जैसे एफ फॉर, इन और, बट और, येट सो, ये फेन बॉयज़ इसको कहते हैं। इस फेन बॉयज़ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब फॉर, इन, नॉर, बट और, येट सो जो हैं ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। और अगर ये सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, दो कौन से इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ टीचर बट हर हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। अब शी इज़ अ टीचर भी इंडिपेंडेंट क्लास है, हर हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। बट जो है ये इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है एंड बट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरह से ही इज इल सो ही कांट कम टू कॉलेज। अब ही इज बिल इंडिपेंडेंट क्लास है, ही कांट कम टू कॉलेज जो है दिस इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लास। सो जो है सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज it joins these two independent classes। और दो इंडिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब ज्वाइन होगा तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये तीन चीज़ों से हमने पढ़ा था कि एक तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होता है, दूसरा एडवर्बियल कंजंक्शन और सेमीकोलन। एडवर्बियल कंजंक्शन से कैसे ज्वाइन होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। एडवर्बियल कंजंक्शन ये आपने याद रख लेते हैं, ये वाले वर्ड्स आपने याद रख लेने हैं। इन सब को हम एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं, जैसे हाउ एवर, नेवरदीलेस, देयरफॉर, अदरवाइज, मोर एवर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही इज इल, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। हाउ एवर ही अटेंडेड द क्लास। अब ही अटेंडेड द क्लास, अटेंडेड द क्लास जो है वो क्या है, ही अटेंडेड द क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है। ही वॉज इल भी इंडिपेंडेंट क्लास है। So both these two classes are joined with adverbial conjunction। however जो है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। और जब adverbial conjunction दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करे उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंपाउंड सेंटेंस नाउ। एक और एग्जांपल देख लें। यू आर इंटेलिजेंट, मोर एवर यू आर हार्ड वर्किंग। आप इंटेलिजेंट हैं और इसके साथ साथ आप क्या हैं जी, हार्ड वर्किंग भी हैं। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास है। और मोर एवर जो है एडवर्बियल कंजंक्शन है। और जब ये ज्वाइन करे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को फिर भी इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि सेमी कॉलन। इसमें अगर सेमी कॉलन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करे फिर भी वो कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। जैसे ही इज़ वर्किंग, ही विल गेट गुड ग्रेड्स। ही इज़ वर्किंग, ही विल गेट गुड ग्रेड्स, ये दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जिसको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दो क्लासेस ज्वाइन कैसे हुई हैं, सेमी कॉलन से।
एंड दिस सेमीकोलन अगर दो क्लासेस को ज्वाइन कर रहा हो तो हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एडवर्बियल कंजंक्शन और सेमीकोलन से ज्वाइन हो रही होंगी। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। फिर हम चलते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन होता है बहुत सारे एग्जाम्स में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लास। दो चीज़ें इसमें होंगी, एक तो इंडिपेंडेंट क्लास होगी, इसके साथ दूसरी जो है वो डिपेंडेंट क्लास होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। अब ही विल सक्सीड जो है ये कौन सी क्लास है? ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। जब दोनों एक साथ आ जाएं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। When the storm ends, we will go outside। अब आपने खुद बताना है इसमें जो है वो डिपेंडेंट कौन सी है और इसमें इंडिपेंडेंट कौन सी है। When the storms end, ये कौन सी क्लास है? ये डिपेंडेंट है। We will go outside ये इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगी एक साथ तो उसको हम क्या कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउ। उसके बाद फोर्थ टाइप जो है उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी। हमने कंपाउंड में अगर आपको याद हो तो पढ़ा था, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं और इसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होती है। अब इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास। ये आपने याद रख लेना है कि इस फोर्थ टाइप में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होंगे उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगी। फॉर एग्जाम्पल he did not come yesterday, so this is an independent clause because he was ill। अब because he was ill जो है ये कौन सी क्लास है? ये डिपेंडेंट क्लास है। अब हमने क्या कंडीशन पढ़ी है? दो इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो फिर भी चल जाएगा। यहाँ पे एक डिपेंडेंट तो आ गई है और एक इंडिपेंडेंट है, हमें एक और इंडिपेंडेंट की जरूरत है, तब जाके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट होगा। सो ही डिड नॉट कम yesterday because he was ill, so his parents took him to the hospital। अब ये जो है ना so his parents took him to the hospital, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इंडिपेंडेंट क्लास दो हो गई और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास है। जब एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट हो जाएं तो हम इसको बोलेंगे कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के बाद हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस जो हैं जब वो ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ क्या है? अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस that are organized and coherent and are all related to a single topic। अच्छा, पैराग्राफ जो होता है वो रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं और उनमें कोहेरेंट होती है और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और सब लास्टली कि वो जो है वो एक टॉपिक से रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। टेलीविजन इज अ वंडरफुल इन्वेंशन। इट लेट्स us watch cartoons, movies and shows. We can also learn about the world from educational programs. News on TV helps us to know what is happening what is happening around us in the world। So आपने क्या देखा इसमें कि जो पैराग्राफ है वो एक टॉपिक को कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे टेलीविजन है, टीवी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैराग्राफ। सो पैराग्राफ जो होगा वो सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होगा। यहाँ पे सेंटेंसेस देखें, मोर देन वन सेंटेंसेस हैं और ये एक टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इस वजह से हम इसको पैराग्राफ बोलेंगे। हमने वर्ड्स में सीखा था कि वर्ड्स जो हैं वो लेक्सिकल वर्ड्स भी होते हैं और फंक्शन वर्ड्स भी होते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। सो ये सारे जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हम नाउन को देख लेते हैं कि नाउन क्या है। नाउन
नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन जो है उसको हम नेमिंग वर्ड्स बोलेंगे, यानी जो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम एंड दैट नेम इज़ कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई भी हो, तो उसका कोई ना कोई नेम होता है और उस नेम को हम नाउन कहते हैं। ये बात आपने याद रख लेनी है कि वो जो नेम होगा वो हम नाउन कहेंगे उसको। इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, बॉय है, इट्स अ पर्सन, सो नाउन। फिर सिटी है, इट्स अ प्लेस, सो इट्स नाउन। फिर मोटर बाइक है, इट्स अ थिंग, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन। एनिमल जैसे कैट है, सो दिस इज नाउन। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर नाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब है इसमें नाउन एग्जिस्ट कर रहा है। प्रोनाउन को देखें अगर आप, तो इसमें नाउन NOUN जो है, प्रो इसके साथ आया है। इट्स मीन कि नाउन का इसके साथ कोई रिलेशन है। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे कि ये हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह पे जब इस्तेमाल हो कोई वर्ड तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। इट अवॉइड्स द रेपिटिशन ऑफ नाउन। और ये बार बार जो नाउन आता है उसकी रेपिटिशन को भी अवॉइड करता है। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, आर, यू आर, ये सारे जो हैं ये प्रोनाउंस होते हैं। हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, जैसे सैम इज़ अ बॉय, ही इज़ इन क्लास 5, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास। अब सैम जो है यहाँ पे एक लड़का है जिसके लिए हम, बॉय के लिए हम ही यूज़ कर रहे हैं। ही रीड्स इन द क्लास 5, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही स्टैंड। अब ये जो बार बार ही का यूज़ कर रहे हैं, ये हम किसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? सैम, जो नाउन है। अब नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन के बाद वर्ब है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है वो दो चीज़ें शो करता है। वैसे इसको कहा जाता है कि ये सिर्फ एक्शन को शो करते हैं, लेकिन नहीं, वर्ब जो होते हैं वो एक्शन को भी शो कर रहे होते हैं और स्टेट को भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स प्ले देयर गेम, द कैट रन्स फास्ट। अब यहाँ पे प्ले और जो रन्स है वो क्या है? वो एक्शंस हैं। अब ये एक्शन को भी शो करता है और स्टेट को भी शो करता है। आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे स्टेट को कैसे शो करता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, आई फील हैप्पी। अब यहाँ पे लुक्स देखना जो है ये तो एक्शन नहीं है, फील महसूस करना भी एक्शन नहीं है। तो दीज टू आर a state, not an action. So state और action both जो हैं, both action and state are verb. verb जो होते हैं वो action भी होते हैं और state भी होते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसकी ले सकते हैं। verb के बाद क्या होगा? एजेक्टिव। एजेक्टिव क्या होता है जी? एजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एजेक्टिव जो होगा वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि एजेक्टिव का थ्रू आउट जो है वो ताल्लुक किसके साथ होगा? नाउन के साथ होगा। जब एजेक्टिव होगा तो आपने ये समझ लेना है कि वो किसको एलोबरेट कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है। वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को भी ऐड करता है। जैसे गुड बॉय। अब गुड बॉय जो है, बॉय वो नाउन है और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन के मीनिंग में मॉडिफाई करे, उसके मीनिंग में इजाफा करे, जैसे गुड बॉय। अब बॉय कैसा है? गुड है। अब गुड जो है वो एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन को एलाबोरेट कर रहा है। इसी तरह से प्लेस। प्लेस इज अ नाउन। सो नाउन के बारे में जब बताया जा रहा हो, जैसे ब्यूटीफुल है, सो इट्स एन एडजेक्टिव बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट नाउन। तो नाउन के बारे में जब भी हमें नज़र आए कि ये नाउन के बारे में उसकी जो मीनिंग है उसमें इजाफा हो रहा है, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन। सो नाउन के बारे में जब भी बताया जा रहा हो, आपने उसको फौरन से कहना है कि दिस इज एन एडजेक्टिव। उसके बाद एडवर्ब के बारे में आते हैं। यूजली एडवर्ब को लोग कहते हैं कि ये एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में हमें बताता है, बट नो, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तीन चीज़ों के बारे में ये बताता है। सबसे पहले ये वर्ब को भी एलाबोरेट करता है, मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है।
फॉर एग्जाम्पल इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी रैम रन्स फास्ट। अब यहाँ पे रन्स जो है वो क्या है, रन्स वर्ब है, और फास्ट जो है वो क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये नाउन एडवर्ब के बारे में हमें बता रहा है। जैसे रैम रन्स कैसे दौड़ता है जी, वो बहुत ही तेज दौड़ता है। सो जब तेज दौड़ना जो है उसका वो क्या है, एडवर्ब है, बिकॉज ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है। फिर इन द सेकंड एग्जांपल यू कैन सी सैम इज वेरी गुड बॉय। बॉय जो है वो नाउन है, और जो नाउन के बारे में बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव के बारे में बताए उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो वर्ब को भी शो करती है। इस एग्जांपल में ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और फिर ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। और ये जो सेकंड एग्जांपल है सैम इज़ वेरी गुड बॉय, इसमें ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें नाउन के बारे में बताए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम देखते हैं कि अनदर एडवर्ब को ये कैसे मॉडिफाई करता है। जैसे रैम रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें आपने देखना है कि जैसे हमने ये देखा था, रैम रन्स क्या था, रन्स वर्ब था, और फास्ट क्या था, फास्ट एडवर्ब था। अब एडवर्ब को ही जब एलाबोरेट किया जाए, एडवर्ब के बारे में ही जब बताया जाए, को मॉडिफाई जब किया जाए, तो वो भी एडवर्ब होगा, बिकॉज इट मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। ये एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी जब हमें कोई मालूमात वर्ब के बारे में मिल रही हो, एडजेक्टिव के बारे में मिल रही हो, या अनदर एडवर्ब के बारे में हमें कोई मालूमात मिल रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताएगा और अनदर एडवर्ब के बारे में भी बताएगा, जैसा कि आपने इन 3 एग्जांपल्स में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट उस टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शंस जो होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं जी, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स कहेंगे। ये जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस, ये वर्ड्स को भी जॉइन करते हैं और दो सेंटेंसेस को भी जॉइन करते हैं। ये इसके वर्ड्स हो सकते हैं जैसे एंड, और, नॉर, बट, येट, सो, बिकॉज, एटसेट्रा और जॉइनिंग वर्ड। ये सारे जो हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं या सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं। इस एग्जांपल में देखें, सैम एंड रैम आर फ्रेंड्स। अब सैम और रैम जो हैं वो क्या हैं, दोस्त हैं। अब सैम और रैम जो हैं इन दो को किससे ज्वाइन किया गया है जी, एंड से ज्वाइन किया गया है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। अब दो वर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। अब सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करता है ये देखें, माई फादर इज़ अ डॉक्टर बट माई मदर इज़ अ टीचर। अब डॉक्टर उसके फादर हैं और मदर टीचर हैं, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, और इनको बट के थ्रू हमने ज्वाइन किया है। सो बट इज कंजंक्शन बिकॉज इट ज्वाइन टू दीज टू सेंटेंसेस। सो कंजंक्शन क्या है, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, और ये किसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, ये वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वर्ड्स आप याद रख सकते हैं जैसे एंड, और, नॉर, बट, येट, सो, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, इट शोज पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो है, जैसे पोजीशन है, ये पोजीशन शो करते हैं किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करते हैं। एंड इट शोज रिलेशनशिप, और ये पोजीशन को भी शो करते हैं और ये हमें रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब इसमें देखें, ये कैट और टेबल का रिलेशन बताया गया है कौन से वर्ड से, अंडर से। सो अंडर इज preposition because it shows relationship between these two words, table and cat. Next examples आप देख लें, the boys are in the park। अब लड़के जो हैं वो पार्क में हैं। ये कौन सा वर्ड जो है वो शो करता है कि लड़के किधर हैं, इन। इन जो है वो हमें बताता है कि लड़के जो हैं वो पार्क में हैं। सो ये बॉयज़ और पार्क का जो रिलेशन है वो ये वाला वर्ड शो करता है, इन। सो दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, जो हमें किसके बारे में बताए, किसके रिलेशनशिप को शो करे। जब वर्ड्स के रिलेशनशिप को जो वर्ड शो करे
उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे, जो पोजीशन को बताए। ओके, नेक्स्ट जो है वो इंटरजेक्शन है। दिस इज द लास्ट वन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये इसका ताल्लुक जो है, इंटरजेक्शन का ताल्लुक ये सडन फीलिंग्स से होता है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इसमें इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस और फीलिंग्स, यानी अचानक से कुछ हो जाता है, जिसमें अचानक से जब आप कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक ये होता है कि आप खुश होते हैं तो आप क्या कहते हैं जी? इंटरजेक्शन जो है वो आप कहते हैं हुर्रा। जब आप खुश होते हैं तो आप क्या कहते हैं? हुर्रा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन। अचानक से आप कहते हैं। फिर अचानक से किसी की डेथ हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? अलास, ही इज़ पास्ड अवे। अब ये जो अलास वर्ड है, ये भी क्या है? ये आपकी सडन फीलिंग्स या सडन इमोशंस को शो करता है। उसके बाद आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं वाओ। वाओ जो है ये भी किसको शो करता है? ये आपके इंटरजेक्शन को शो करता है। आपकी जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनको शो करता है। सो इंटरजेक्शन क्या होगा? इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जो इंटरजेक्शन है वो आपकी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरजेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज types of nouns, all these types of parts of speech, and जो ग्रामर में आपने शुरू से लेटर्स, वर्ड्स, मॉर्फीम्स और सारा कुछ लर्न किया। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि हमें इस पे दोबारा से समझाएं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।